बैंक में है ना, वो एक है आपका यस बैंक, एक है यूनियन बैंक। आरोप है उन्होंने पता नहीं सब मिलके 40,000, कोबरा पोस्ट कह रहे 60,000, हमें मालूम नहीं कितना पैसा गायब हो गया। तो ये आरोप है, अभी ये केस चल रहे हैं। क्रोनोलॉजी अगर आप देखेंगे सब साफ हो जाएगा। जो रक्षा मंत्रालय उन्होंने मदद नहीं कर रहे, बोले हम आपको मदद नहीं करेंगे। अब भूलिए मत, ये सिर्फ भारतवर्ष नहीं है, भारतवर्ष का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी नहीं है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति है, एक बीबी भी है इसमें, वहाँ के सबसे जाने माने एक बहुत बड़ा कंपनी है डसॉल्ट एविएशन। सो दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड बिग स्कैंडल। लेट मी जस्ट गिव यू वन फैक्ट which people probably are not aware of. We all know, and that is part of the official records of this country, that this country needs 42 air squadrons to defend itself. 42 air squadrons. How many do we have? 26. 26. Which means we are short by 16 squadrons. Right? What have they done in the last 11 years? जिन लोगों ने ये negotiation किया, एयरफोर्स चीफ, डिफेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरीज, एयरफोर्स के अफसरों, जिन्होंने पूरा का पूरा नेगोशिएशन किया, जब प्राइम मिनिस्टर ने बाईपास सर्जरी की, जो आपने माना अपने भाषण में, आपने माना कि हमने 36 हवाई जहाज खरीदने का नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया, तो मैंने उनसे पूछा था जब ये बाईपास सर्जरी हुई क्या एयरफोर्स के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, हाँ या ना? और आपने देखा इस सवाल के जवाब देने के बजाय रक्षा मंत्री ने पूरा वहां ड्रामा शुरू कर दिया। सारी झूठ चीजें लाकर अपनी बात को सत्यता से बताने के लिए, सत्यता के तरफ ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो हमारा मुद्दा यही है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, इज योर मनी दैट गुड? विल इट बाय यू फॉरगिवनेस? डू यू थिंक that it could? I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. Not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet why? was downed? Yeah. Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. खुल गया है राफेल की चोरी का खेल और चौकीदार ने ही किया है पूरा घालमेल। और अब की बार ये रहस्य की परतें उजागर हुई हैं, ये सनसनीखेज तथ्य आए हैं गोवा से। आरटीआई फाइल्स के इस एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ गेस्ट हैं, और ये जो एपिसोड है ये खास इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में संसद के बजट सत्र में हमने देखा कि राहुल गांधी ने कैसे एक किताब से एक बात सामने रखने की कोशिश की, और इसका विरोध बहुत खुलकर हुआ। इसके लिए प्रदर्शन अब भी जारी है कि जनरल नरवणे ने अपनी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में क्या क्या खुलासे किए हैं, इसके कुछ अंश भी अब सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। लेकिन इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है राफेल जो डील है। राफेल डील के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। किताब का नाम है फ्लाइंग लाइज, हिंदी में इसका नाम है सफेद झूठ, अंग्रेजी में इसका सबटाइटल है द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंडियाज बिगेस्ट डिफेंस स्कैंडल। हिंदी में भारत के सबसे बड़े रक्षा घोटाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका। जी। रवि नायर इसका मुख्य लेखक है, मैं सहलेखक हूँ और प्रकाशक हूँ। बिल्कुल, तो रवि नायर जो हैं उनके साथ इन्होंने ये जांच की है। कहे तो ये इंटरव्यूज और सरकारी दस्तावेजों, कई फोन कॉल्स पर आधारित यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास, जिस आधार पर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो हम अगर रक्षा डील्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो राफेल डील के बारे में आप जो आरोप लगा रहे हैं इस बुक में, तो इतना बड़ा क्लेम आप कैसे कर रहे हैं? पहले हम वहां से शुरू करते हैं। ये किताब हम आज नहीं, हम दिसंबर 2022 में ये किताब हमने
प्रकाश किया, रिलीज किया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हुई थी। उसके बाद इसका एक नया संस्करण आया, अ न्यू एडिशन वी ब्रॉट आउट। ये हमने किया आपका अगस्त 2023। बात अगर हम संक्षिप्त में आपको बताना चाहेंगे, हमने 36 राफेल लड़ाकू विमान हमने फ्रांस से डसॉल्ट एविएशन से खरीदा, फ्लाई अवे कंडीशन, मतलब एकदम तैयार। और इससे पहले आपने यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस सरकार के बारे में के उनके साथ बातचीत चल रहे थे, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और मैंने डसॉल्ट एविएशन का उस समय का जो शीर्ष में था, CEO था, उन्होंने कहा ये जो डील था 95% कंप्लीट। तो अचानक हमारे मोदी साहब जाके सब कुछ ऊपर नीच आगे पीछे हो गया, कैसे हो सकता है? इसीलिए हमारा किताब है। लोग कहते हैं हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सबसे उच्च न्यायालय, इनको क्लीन चिट दे दिया। हमारे एक साथ हम लोग पढ़ा था, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उन्होंने क्लीन चिट। तो ये किताब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और ये CAG ने क्या कहा, इसके ऊपर बारीकी से हमने इसका विश्लेषण किया। पॉइंट बाय पॉइंट हमने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट कहा ये उसके साथ हम सहमत नहीं हुए, जो CAG ने कहा उसके साथ भी हम सहमत नहीं हुए। और क्यों? 500 पन्ने का किताब आसान नहीं है। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, इसमें और भी बहुत कहानियाँ हैं। इसमें अपना अनिल अंबानी जी का भी भूमिका क्या है, उनका कंपनियां का क्या भूमिका है, फ्रांस का राष्ट्रपति का पार्टनर जूली गायत का एक फिल्म प्रोडक्शन क्यों अनिल भाई ने किया, ये आपका जो है ना, इंडियन एक्सप्रेस ने इसका डिस्क्लोज किया, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट था। और यहाँ भी खरीद हम लोग भारतवर्ष के जो वायुसेना का जो एयर मार्शल था उनके साथ भी हमने साक्षात्कार, 30 पेज उनका पूरा इंटरव्यू, और उनको जो हमने वादा किया था हमने माना। पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने बहुत कुछ काट दिया। हमारे पास अभी भी रिकॉर्डिंग है। दोस्तों, हम बात करेंगे इस किताब के बारे में जिसे रवि नायर और परंजॉय गुहा ठाकुरता ने लिखी है। और इसके अलावा हमारे साथ राहुल बेदी जी मौजूद हैं, जिन्होंने करीब 45 साल या उससे भी ज़्यादा डिफेंस क्षेत्र में जर्नलिज्म किया है और काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और हमारे साथ एक डिफेंस एक्सपर्ट विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, डॉक्टर अमीन जी। एक्स फॉरेन, आप बताइए। फॉरेन डिप्लोमेट जी, आपने होम मिनिस्ट्री में भी सर्व किया है, इसके yes. अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में भी और इलेक्शन कमीशन का भी हिस्सा रहे हैं। तो इस चर्चा को आप लोग ही आगे ले जाएंगे, लेकिन फिलहाल परंजॉय, आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि ये केंद्रित है 2016 में जो डील हुई उस पर। तो ऐसा क्या हुआ कि 126 से 36 विमानों पर बात आ गई? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस जाके अचानक घोषणा कर दिया। ये मेरा लग रहा है बहुत ही अद्भुत काम है, क्योंकि आप कुछ लड़ाकू विमान खरीद रहे हैं, ये आपका पैसा नहीं है, ये भारतवर्ष का नागरिक का पैसा है। कोई सिस्टम्स होता है, प्रोसेसेस होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। अब ये सब क्यों नहीं माना? यही है हमारे किताब का, ठीक है। और आपने क्यों नहीं माना इसका भी आपने जस्टिफिकेशन, कारण भी नहीं बताया। तो मैं समझता हूँ अगर आप आम आदमी और भारतवर्ष के नागरिक का पैसा अगर खर्चा करना चाहेंगे, ऐसा नहीं है सब कुछ आपको बताना चाहिए। हाँ, लड़ाकू विमान है, डिफेंस सेक्टर है, इसका कोई गोपन चीज भी होता है, जरूर होना चाहिए भी। बट हाउ, व्हाई डिड द प्राइम मिनिस्टर डू व्हाट ही डिड? व्हाई वाज अ डील व्हिच हैज बीन अंडर नेगोशिएशन फॉर मेनी इयर्स, और जो मैं कह रही 95% इट वाज कंप्लीट, व्हाई डू सडनली स्क्रैप इट? सो देयर आर सेवरल अनआंसर्ड क्वेश्चन। सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। जैसे कहा ना, 500 पन्ने का किताब है, आपका पाठक को बार बार मैं कह रहा हूँ आप पढ़िए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसकी सबसे आश्चर्य की बात लोगों को ये मालूम नहीं है कि जैसे आपने जिक्र किया कि ये 126 जिसको उस टाइम पे MMRCA कहते थे, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 126 लेने थे, 18 इन फ्लाई अवे कंडीशन और बाकी जो थे वो यहाँ बनने थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। तो जैसे आपने कहा 90-95% डील जो थी वो कंप्लीट हो गई थी और मोदी साहब ने उसको रद्द कर दिया
और जाके 36 फ्लाईअवे कंडीशन में उन्होंने रफेल खरीदे। मगर ये भी अब बड़ी आश्चर्य की बात है कि 36 रफेल लेने के बाद इंडियन नेवी ने अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर था आईएनएस विक्रांत उसको कमीशन किया, मगर बगैर हवाई जहाज के लिए। सो इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका नाम एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके एयरक्राफ्ट ही नहीं है। तो वो अब हमने कॉन्ट्रैक्ट लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में 26 का रफेल मरीन कॉन्ट्रैक्ट का हमने साइन किया। सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि एयरफोर्स के जो स्क्वाड्रंस हैं, फाइटर स्क्वाड्रंस, वो कम होते जा रहे हैं। 42.5 सैंक्शन स्ट्रेंथ है आज की तारीख में, कोई 29 या 30 फाइटर स्क्वाड्रन है, उसमें से 6 जैगुआर के स्क्वाड्रन हैं, जो इंडियन एयरफोर्स इज द ओनली एयरफोर्स इन द वर्ल्ड विच स्टिल ऑपरेट्स जैगुआर एयरक्राफ्ट। वो तो ऑब्सोलीट डिक्लेयर कर दिया गया है अफ्रीका की एयरफोर्सेस में, मिडिल ईस्ट की एयरफोर्सेस में। मगर हमने अब डिसीजन लिया है कोई हफ्ता 10 दिन पहले कि 114 और रफेल हम मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA जिसको बोलते हैं, उसका टेंडर 2017-2018 से चल रहा है। अब इन्होंने डिसीजन लिया है और ये 114 जो हैं वो उसमें से लगभग 18 जो हैं वो फ्लाईअवे कंडीशन में आएंगे और बैलेंस जो है कोई लगभग 96 एयरक्राफ्ट का, 96 एयरक्राफ्ट का, वो यहाँ अंडर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बनेंगे। मगर उसमें भी एक कुंडी है, और ये कुंडी ये है कि उसमें भी ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पे, इसका मतलब एक प्राइवेट सेक्टर का कोई प्लेयर जो है, जैसे मिस्टर अंबानी हैं, मिस्टर अदानी ने अभी एम्ब्रेयर ब्राज़ील के साथ उन्होंने साइन किया है, वो भी इस रेस में हो सकते हैं। तो वो उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा ये 96 एयरक्राफ्ट के बनने के लिए, और ये 114 एयरक्राफ्ट जो हैं ये लगभग 2035 तक, 35-36 तक ही आएंगे। सो ये एक बड़ी हैरानगी की बात है कि 126 का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, 36 लिए आपने, 36 लिए जो 126 से ज़्यादा महंगे थे, और अब आप 114 और ले रहे हैं जो लगभग 25-30 बिलियन डॉलर का टेंडर है। सो ये इसका कोई, ना ही इसका कोई एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ना ही इसकी कोई जस्टिफिकेशन दी गई है, और ये बिल्कुल एक, मेरे हिसाब में ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, ऑपरेशनल नहीं। मैं एक दो बात करना चाहता हूँ जो राहुल जी ने अभी कहा। पहला बात है, ये जो हुआ है, ये जो घोटाला मैं कहूँगा, ये सिर्फ पैसा का बात नहीं है, हमारे देश का राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी है। सो इट इज़ नॉट जस्ट करप्शन, इट इज़ नॉट जस्ट मनी इन्वॉल्व, नेशनल सिक्योरिटी इज इन्वॉल्व। दूसरी बात तो अभी इन्होंने कहा, पैसे की बात कही है, हाँ कहेंगे, हम आगे सुरक्षा के बारे में हाँ जरूर आप भाई साहब कहेंगे। मैं एक आधा मिनट और, ये जो इन्होंने अनिल अंबानी का नाम भी किया, वो जॉइंट वेंचर का क्या हुआ? इसके बारे में बिल्कुल आप अनिल अंबानी के सारे कंपनी डूब गया। हाँ जी। 40% जो है पैसा ज्यादा हम दे रहे हैं इन 36 विमानों के लिए, अगर हम पूरी डील की बात करें तो आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि 126 विमानों के लिए पहले डील में कितने पैसों की बात हुई थी, और अब जो प्रधानमंत्री मोदी ने साइन किया 36 विमानों के लिए, कितना डिफरेंस है, और किस तरह से ये कंपनियों में बांटा गया, किस तरह से अनिल अंबानी इन्वॉल्व हुए? जी, ऑफसेट, यानी कि एक लड़ाकू विमान आप विदेश से इसको आयात कर रहे हैं, मगर बाद में आप कह रहे हैं कि हम अपने देश में बनाएंगे, इसका अलग अलग जो कंपोनेंट है अलग अलग बनाएंगे। मगर बात है तो ये तो जो डील था वो तो ख़त्म ही कर दिया आपने। एक मोदी जी बार बार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और असलियत में क्या हो रहा है, एकदम विपरीत। सो द पॉइंट इज, यू कैन से एनीथिंग बट द रियलिटी इज दिस। देखिए 126 एयरक्राफ्ट की जो डील थी, सारे एयरक्राफ्ट फ्लाईअवे कंडीशन में जो लोकली प्रोड्यूस होने थे, लगभग 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ की डील थी। जो 36 लिए हमने 58,000 करोड़ के लिए, और जो 114 अब ले रहे हैं, अगर हम सपोजिंग हम वो 126 की डील कबूल कर लेते, तो आज की तारीख में हमारे पास इंडिया मेड 2 या 3 रफेल स्क्वाड्रन्स होते। आज की तारीख में आप हिसाब लगा लीजिए, ये 2000
14 के बाद अब 12 साल हो गए हैं, तो हम 12 साल में मिनिमम 2 to 3 रफेल स्क्वाड्रंस, इंडिया मेड रफेल स्क्वाड्रंस हम ऑपरेट कर रहे होते। अब हम 114 लेंगे, 30-35 बिलियन डॉलर के, आप हिसाब लगा लीजिए रुपए में कितना होता है। उसके अलावा हम और अब 5 या 6 साल वेट करेंगे कि वो रफेल, इंडिया मेड रफेल हमारे पास आए। तो जो बनी बनाई बात थी वो तो रद्द हो गई, और अब जो फ्यूचर में आएगा उसका तो किसी को पता ही नहीं। सर आप कुछ मैं ये बताना चाहूँगा इस मामले में कि जो डील हुई है उस वक्त हमारे मोहम्मद आरिफ थे एम्बेसडर, फ्रांस में एम्बेसडर थे मोहम्मद आरिफ, अगर आपको जानकारी होगी। उस वक्त हुई थी डील, और मैं समझता हूँ कि हर एम्बेसी के अंदर, आप भी अगर डिफेंस के बारे में जानते हैं, तो हर एम्बेसी के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के हर उच्चायोग के अंदर एक डिफेंस अटैची होता है। वो हमेशा निगाह रखता है कि कहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, किस कंट्री के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ से क्या लेटेस्ट हमको लेना है। इन सब की रिपोर्ट्स के ऊपर जब ये पहले यूपीए गवर्नमेंट थी उस टाइम से ये नेगोशिएशन चल रहा था, जैसे आप लोग बता रहे हैं और मैं भी जानता हूँ रिकॉर्ड में। फिर हुआ क्या, ये चीज़ें चलती रहीं, और देखिए कि आपको कई भी, अगर आप देखिए कि मिग 20 कितनी बार गिरे हैं, और हमारे यहाँ कितना एयरफोर्स में गैप हो गया है, हमारे जवान कितने मारे गए हैं, हमारे पायलट्स मारे गए हैं, जो कि बहुत ही नेशन का लॉस है डायरेक्ट। तो उनको देखते हुए जब हमारे यहाँ एक गैप पैदा हो गया एयरफोर्स के अंदर, उसको गैप को देखने के लिए आई थिंक मोदी जी ने सोचा होगा कि मैं इसको जल्दी से जल्दी डील को करूं, और लेटेस्ट जो आप कह रहे हैं अभी सब लोग की 36 एयरक्राफ्ट डायरेक्ट असेंबल्ड किए हुए, यानी फ्लाइंग वे में आए यहाँ पर और लैंड कर गए। तो और आप देखिए अभी हमारे सामने क्या है, अभी चाइना भी था और उसके बाद पाकिस्तान भी देखा आपने। पाकिस्तान में जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है उसमें 9 हमने उनके ठिकाने उड़ा दिए हैं। और पाकिस्तान की तो हमेशा आदत रही झूठ बोलने की कि हमने जो है हिंदुस्तान को ये नुकसान पहुंचाया, हमने ये हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया। और बताइए कि रफ़ेल कितने मारे गए वहाँ पर, कितने गिरे वहाँ पर, क्या है रिकॉर्ड? नहीं मालूम है ना। इसी तरीके से आप सीएजी की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि सीएजी की रिपोर्ट भी ऑन रिकॉर्ड होगी, जो लिखा है सीएजी ने। बीच में आई थी कि डिफेंस मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिस्प्यूट था, दोनों हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जो होते हैं कंसर्न मिनिस्ट्री के, उन लोगों ने अगेंस्ट लिखा था, लेकिन फिर भी ये डील की मोदी जी ने। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर देश की सुरक्षा की बात की होती, सबसे पहले प्रायोरिटी देश की सुरक्षा की है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए जिस तरह की बातें की जाती हैं हमारे सामने, तो मोदी के सामने आके चाइना वाली भी गलवान की डील हुई जिसमें फाइट हुई, उनको हमने पीछे किया, फिर पाकिस्तान को डिफीट दी। मिराज, नहीं, ये आप सभी जो एयरप्लेन्स हैं, हाँ, इनकी आप क्षमता के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? नहीं, क्षमता के बारे में तो यही लोग बताएंगे उनके बारे में, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ रिकॉर्ड को। ये रिकॉर्ड अगर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा तो रिपोर्ट हमेशा, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉई रहा हूँ, हमेशा जितने रिकॉर्ड्स होते हैं, फाइलें होती हैं, और ये सब सुप्रीम कोर्ट को जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट देखने के बाद ही डिसीजन दे सकता है, हम और आप नहीं दे सकते डिसीजन कि हमने क्या देखा क्या नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ इस बात को। एक इलेक्शन कमीशन की मैं बात करता हूँ, वहाँ भी रहा हूँ मैं। इलेक्शन कमीशन के चीफ के ऊपर एक कमिश्नर अपॉइंट हुआ 24 आवर में, इसी गवर्नमेंट ने किया, तो मिस्टर गोयल को। लेकिन क्या है, उठा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक गया, ये राष्ट्रदूत बन गए साइप्रस सुन में। तो लिए, वो अलग की बात है, लेकिन उनको 24 आवर में बना दिया गया। देखिए सारी गवर्नमेंट अंडर जो हमारे IAS ऑफिसर हैं, उनकी फाइलें DOPT में हमारे यहाँ मौजूद होती हैं, नॉर्थ ब्लॉक में, और वहीं होती हैं, और वो किसी भी कैडर में काम करें उनका सब कुछ बायोडाटा यहीं पर होता है। अगर 24, इसलिए कि उससे इलेक्शन कुछ होने थे स्टेट के, इसलिए बहुत जल्दी करके उनको अपॉइंट किया गया। उस पर ऑब्जेक्शन हुआ, रिट डाली गई सुप्रीम कोर्ट में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और बुला के इलेक्शन कमीशन को पूछा कि कहाँ है, और DOPT को बुलाया, उन्होंने सारी फाइलें उठा के भेज दी सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने देखा, बोले कुछ भी नहीं है, कि बिना वेट के कहीं किया गया, ही इज़ ए क्वालिफाइड पर्सन, सब कुछ ठीक है, लेकिन जल्दी में किया गया है। तो क्या मुझे बताएंगे आप कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी या आपने कोई रूल बना रखा है उनका अपॉइंट करने का इलेक्शन कमीशन का? बोले नहीं। जब नहीं है तो बोले आप बनाइए रूल को। तब तक इन बिटवीन CGI ने कहा कि मैं भी मेंबर आ जाता हूं, और चेयरमैन तो होते ही है प्राइम मिनिस्टर सिलेक्शन में। उनके बाद उनको इस तरीके से हो गया, और उसके बाद उन्होंने जो रूल बनाया वो तो सब दुनिया जानती है। उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन के सर, आप इलेक्शन कमीशन के बात कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं डिफेंस की बात कर रहा हूं। डिफेंस मिनिस्ट्री हर के जगह ही बिना रिपोर्ट्स के अलावा, सर, उस बिना समय टेक्निकल रिपोर्ट, बिना टेक्निकल एक्सपर्ट कोई भी डील नहीं हो सकती। सर वहाँ के यहाँ पर हमारे देश के सुरक्षा कर्मियों की, जवानों की, सबकी लाइफ ऑन उस पर लगी हुई है। सर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप इसमें लिखा हुआ है, और यहाँ पे सुधांशु जी है,
सुधांशु मोहंती, उस समय वो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स में थे। उनका क्या क्या उन्होंने लिखा है ऑन फाइल, एक बार आप पढ़ लीजिए। मैं दो चीज़ कहना चाहता हूँ। पहला बात है, इसमें कंसेंसस नहीं था, मोदी जी हड़बड़ी में किया, और मैं समझता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे जनहित में नहीं थी। देखिए, पब्लिक डोमेन में है, इस बात को कहा है उन्होंने कि हमने अपने जनरल्स को पूरी छूट दे रखी है कि वो अगर बॉर्डर पे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उनको इमीडिएटली क्या लगता है, क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट थी, पहले यहाँ से डिसीजन होता है पॉलिटिकली, लेकिन उन्होंने पहले कमांड करना है अपना। अगर कमांड की हैसियत में वहाँ है तो जो एक्शन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं वहाँ पर। ये कहा है उन्होंने कई बार। सर, कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड वी नो द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। यस, बस। सर, एक चीज है कि जैसा आप कह रहे हैं किताब में कि ये बोफोर्स से भी बड़ा घोटाला है जी, तो ये इस क्लेम को आप थोड़ा सा एलाबोरेट कीजिए, क्योंकि बोफोर्स को लेकर जिस तरह से नंबर बात देखिए होती ना, है, नंबर JPC देखिए की ना। मांग हुई है। एक चीज और, इसकी जो टेस्टिंग हुई थी MMRCA के, जो जिसके पहले हमने जिक्र किया, वो 126 कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें 6 हवाई जहाज थे, 2 अमेरिकन थे, एक रशियन था, एक स्वीडिश था और एक यूरोपियन था, टाइफून यूरोफाइटर, और एक रफेल था। और उन्होंने जो एयरफोर्स की, इंडिया की एक बहुत खूबी है इंडियन मिलिट्री की, कि जो ये टेस्टिंग करते हैं, वेदर इट इज फॉर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इट इज प्रोबेबली द मोस्ट स्ट्रिंजेंट इन द वर्ल्ड। और जो टेस्ट किया इन्होंने MMRCA, वो 605 पैरामीटर्स पे उन्होंने टेस्ट किए हर एयरक्राफ्ट को, और उसमें रफेल वाज सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 एयरक्राफ्ट। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट थे, F-18, F-16, वो फेल हो गए। स्वीडन का था, वो फेल हो गया। रशिया का था, वो भी फेल हो गया। और यूरोप का था, वो भी फेल हो गया। F-35 भी है जिसको कंपेयर किया जाता है। F-35 अलग एयरक्राफ्ट है, वो डिफरेंट जनरेशन का है, वो 5th जनरेशन का है, मगर 5th जनरेशन का है, ये 4.5 जनरेशन का है। तो हमारे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो मोर देन इनफ है हमारे लिए। हमारी ऑपरेशनल जो एनवायरनमेंट है आसपास में, 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट फाइटर जो है इज एडिक्वेट। जी मेरा कहना है, देखिए, लुक एट द अमाउंट्स दैट वर इन्वॉल्व्ड। यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड इन द 1980s, जब हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और आपको ये भी मालूम है, 89 में जब लोकसभा चुनाव हुई, बहुत सारे कारण में भारत की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी, उनके नेतृत्व में, उनका अलग बहुत लंबा कहानी है, मगर उस समय लोकसभा में कांग्रेस और उनका सहयोगी दल का ऐसा बहुमत 75% से भी ज़्यादा था। तो ऐसा सरकार 5 साल में गिर गया कैसे? बहुत कारण है। एक कारण है बोफोर्स घोटाला। ये कहानी और कुछ है, ये कहानी। और एक मैं वीपी सिंह ने, सॉरी हाँ, जी, बोफोर्स स्कैंडल आप लोगों को काफी अब भूल गया है, was 64 crores. There you go. Which is less than a house in South Delhi today. 64 और आज हम बात कर रहे हैं 64 crores 30,000 करोड़, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़ के बाद। मैं ये नहीं कह रहा कि 64 करोड़ इज जस्टिफाइड, बट उन दिनों में 86-87 की बात है, 64 करोड़ का था। आज की बात, आज की डिफेंस डील्स जो हैं वो तो अरबों सैकड़ों रुपए की है। लेकिन एक चीज बताइए, आप एज एक्सपर्ट रहे हैं कि बोफोर्स में फिर कोई डिफेक्ट पाया गया? जी नहीं, जब वार हुई, देखिए राफेल में भी नहीं मिला, जिसको वीपी सिंह ने इतना मुद्दा बनाया था और सरकार गिरा दी थी। देखिए जी, उसमें गोलमाल तो हुई है, बोफोर्स लेने में गोलमाल हुई। और बात करना चाह रहा हूँ कि वो ऑपरेशनली मुझे तो नहीं लगता। या ऑफ कोर्स हमेशा ये मुद्दे उठे इस तरह के। आज भी राफेल लड़ाकू विमान के क्वालिटी के ऊपर कोई नहीं सवाल मैंने आपको बताया ना, नहीं अर्जेंसी हो सकती है, अर्जेंसी ये प्राइम मिनिस्टर को पता है, हमको नहीं मालूम है। सर, प्राइम मिनिस्टर की स्थिति के पास क्या है, जो भी मालूम है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है, के लोगों को भी कुछ मालूम होना चाहिए। आपने आप ये सीरीज कर रहे हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, जो हमें सूचना का अधिकार, क्या सूचना का अधिकार क्या बाकी रहे? क्या आप PM केयर्स, प्रधानमंत्री केयर्स, आप नहीं, सिर्फ आप नहीं सवाल कर सकते, सांसद भी नहीं सवाल कर सकते,
और जो हाउस में आप कुछ सवाल करने हैं आप सबका मुंह बंद कर दिया। तो सर आई एम वेरी डीपली डिसअपॉइंटेड कि ये सब चीज़ मैं समझता हूँ कोई एक व्यक्ति दो व्यक्ति का बात नहीं है, ये पूरा एक सिस्टम है और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। और जैसे राहुल ने कहा, देखिए इसमें तो एजेंट्स का भी भूमिका है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये सुषेण मोहन गुप्ता का क्या भूमिका था और क्यों उसके आप पूरा जो सारे डिटेल आ गया, वो तो अगस्ता वेस्टलैंड, आपने एक ब्रिटिश क्रिश्चियन माइकल को आपने पता नहीं कितना साल आपने जेल में 2013 में इन्होंने ब्लैक लिस्ट किया था, 13 साल हो गए हैं। और क्रिश्चियन माइकल्स मेरे ख्याल उसको जेल में कोई 8-9 साल हो गए। और उन्होंने खुद कहा कि हमें बोलना चाहिए कि हाँ सोनिया गांधी, इसका नाम करो, इसका नाम करो। सर इसमें एक तरह से राजनीति आ जाता है जो उन्होंने बोला। एयरफोर्स के जो त्यागी थे वो तो इन्वॉल्व हो गए थे ना, उनको तो किया था उन पे प्रोसिक्यूशन। उनका भी अभी पता नहीं क्या स्टेटस उन है। पे प्रोसिक्यूशन किया था, आई थिंक शायद डेथ हो गई है उनकी। नहीं अभी है। इंडिया फ्रांस के एग्रीमेंट के बारे में आप थोड़ा बताएंगे, जो डील में आपने बताया है, इस बुक में भी है, थोड़ा सा अगर दर्शकों के लिए आप बता सकते हैं किस तरह से ये डील हुई, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ये खुद जो हमारे पूरा किताब में सिर्फ हमने सवाल किया, एक नहीं 10-100 सवाल किया और जवाब तो नहीं मिल रहे। ये हमें मालूम है कि फ्रांस में वहाँ के जो प्रोसिक्यूटर्स है, वो जज बोलते हैं, उनका एक डिपार्टमेंट है, राफेल एविएशन का दफ्तर में छापा लगा। फ्रांस के जो विदेश मंत्रालय, जो रक्षा मंत्रालय, उन्होंने मदद नहीं कर रहे, बोला हम आपको मदद नहीं करेंगे। अब भूलिए मत, ये सिर्फ भारतवर्ष नहीं है, भारतवर्ष का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी नहीं है, 2 फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, एक का बीबी भी है इसमें, वहाँ के सबसे जाने माने एक बहुत बड़ा कंपनी है डसॉल्ट एविएशन। सो दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड बिग स्कैंडल। और बार बार मैं सवाल कर रहा हूँ, वो सब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील नहीं थी ये, इसमें बिचौलिया तो आई नहीं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच हुई ना डील। प्रिसाइसली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इफ इट इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, व्हाट वाज सुषेण मोहन गुप्ता डूइंग इट? दैट इज द क्वेश्चन। वहाँ पे तो गड़बड़ नहीं होता ना, जहाँ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात सर, इसी यही तो सवाल है। जैसे हम लोग करते हैं, सारे टेंडर लेते हैं, उसमें L1 ले लेते हैं। हाँ सर, लेकिन L1 जो खराब आता है, तो अब तो गवर्नमेंट ने भी उसमें अमेंडमेंट किया है कि हमें देखना होगा L1 and 2 में कि क्या पोजीशन है, क्या मटेरियल क्या दिया है। L1 में कोई हमको गलत मटेरियल दिया। आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया। अगर ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, सरकार टू सरकार, तो इसमें मिडिलमैन कैसे आ जाता है? मिडिलमैन तो आ गया सर, नाम है उसका सुषेण मोहन गुप्ता का पूरा है। ये सर्टिफिकेशन है आपके पास किताब में जो आपने दिया, हर बात को सर्टिफाई किया है। सर्टिफिकेट है, और मेरा पास नहीं। आपके पास तो गवर्नमेंट से कोई फाइल का डिटेल भी नहीं मिल सकता, आई एम श्योर। सर डिफेंस मिनिस्ट्री का। सर आप एक चीज बताइए, अभी तक ये दिसंबर 2022 में हमने प्रकाश किया, ठीक है जी, 3 साल से ज्यादा हो गया, किसी ने एक सवाल नहीं किया। सर 1 मिनट सर, खत्म करने दीजिए। एक सवाल भी नहीं किया। हाँ, जो हमारे पास तथ्य है, जो हमारे पास सूचना है, ये हमने डबल चेक करके किया, इसमें कोई आज तक ये डिनाई नहीं किया। और ये सारे कागज आप सरकार से पूछिए, झूठ मैं समझता हूँ जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास कहानी की तरह लिखी गई है, जो बेस है लोगों के, ये आपका कहना है। लोगों के विटनेस लिया है, आपने लोगों से पूछा है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री कोई प्रूफ इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं बिल्कुल लगा आप श्योर। ये आपका बात है, आपने किताब तो नहीं पढ़ा ना, तो डिफेंस के पहले पढ़ के पहले ना तो डिफेंस के किसी एक्सपर्ट ने दिया आपको राइटिंग में, ना किसी जनरल कर्नल ने दिया। मालूम है ये चीजें देखिए, नहीं मैं इस बात को मैं गवर्नमेंट में रहा हूं, आपके साथ बिल्कुल मैं सहमत हूं। गवर्नमेंट में एक एक चीज का होता है। आप किताब न जिस पढ़ जमाने में था 10,000 रुपए का अगर हम कोई चीज ले लेते थे, कागज उसमें क्वेरी आ जाती थी इनकम टैक्स की हमारे ऊपर, और 10,000 से ज्यादा का वो 5,000 से ज्यादा का हम ऊपर आता था सामान, हम उसको टेंडर करते थे सर, इनवाइट करते सर, थे। अत्यंत विनम्रता से आपको कहना चाहता हूँ, ये मेरे खिलाफ आप इतने 1, 2, 4, 5, 10 आरोप किया, पहले आप किताब पढ़ लीजिए, उसके बाद आप आरोप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है, इस कंपनी का क्या भविष्य होता अगर ये डील बहुत ही अंधकार लग रहे हैं हमें, क्योंकि सरकार एक समय गया था कि उसको तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं था। फिर उस समय निर्मला सीतारामन जी, वो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कुछ मदद किया। ऐसा कंपनी को जानबूझ के आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने वाले हैं ये सरकार के। ये एक बहुत अच्छा काम किया जो सरकार चिल्लाते हैं आत्मनिर्भर भारत, यही सरकार ने पूरा एक कंपनी को अत्यंत कमज़ोर कर दिया।
भविष्य में क्या होगा समय बताएंगे। और कैसे किया और बता सुनिए, जो HAL का जो चीफ था उस समय, उनका भी मुंह बंद कर दिया कैसे। आप पढ़िए ना किताब, सब कुछ लिखा हुआ है, ऑल बेस्ड ऑन अवेलेबल ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स। ऐसे नहीं कि हवा में हमने कुछ किया। आज मैं आपकी किताब लेके जाऊँ। आप इंडियन एक्सप्रेस ये सब खुलासा किया। जूली Reliance गैथ है। Aerostructure Limited, Defense System Limited, and then the main companies, that's यू all. सी द क्रोनोलॉजी। जी, हमारे माननीय गृह मंत्री ने बोला क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी अगर आप देखेंगे सब साफ हो जाएगा। कब कंपनी स्थापन किया, कब पैसा मिला, कब फ्रांस का राष्ट्रपति का पार्टनर को फिल्म बनाने के लिए कुछ मदद मिला, अनिल अंबानी, द होल स्टोरी बिकम्स क्लियर। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, ये सारे कंपनी का हालत बहुत ख़राब है आज। तो आप ये जो 36 लड़ाकू विमान आपने जो आयात किया, इंपोर्ट किया, इसका कंपोनेंट्स बनाने के लिए आपको तो चाहिए। टुडे आई एम नॉट सेइंग सो, देयर सो मेनी रिपोर्ट्स। We have the contact with the through skill development. अनिल अंबानी की कंपनीज के बारे में बात करें तो क्या इनके पास कोई ऐसा प्रशिक्षण या ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन है कि वो ऐसे डिफेंस के लिए एयरक्राफ्ट पार्ट्स को डेवलप करे? He तो never किस had तरह? any experience, zero experience, हाँ, zero experience। सर ऐसा आप कंपनी को आप ठेका दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए कंपनीज नहीं है, बहुत सारे हैं, मगर अनिल अंबानी को था नहीं, जीरो एक्सपीरियंस। ये रहा कंपनी जो है हमें एक्सपर्ट रख लेगी इसको काम करने के लिए, ऐसा तो नहीं। सब नहीं, कुछ हो फ्रांस सकता की है सर। कंपनी में भी आई थिंक ऐसी कोई अनियमितताएं मिली जैसे हैं हॉस्पिटल नो चलता सर, है। इसमें बहुत बड़ा वो सब विवाद जैसे हुआ हॉस्पिटल था। चलता है, सब एक्सपर्ट आ जाते हैं उसके नहीं अंदर। सर, एक उस समय फ्रांस का राष्ट्रपति ने साफ बोला कि हमें बुलाया गया, भारत सरकार ने बोला इसको आप ठेका दे दीजिए। लुक एट द टाइम इट वाज सेट अप। महाराष्ट्र में नागपुर के पास इनका कारखाना है, आप जाके एक बार घूम के आइए ना, जाके देखिए क्या हालत है वो फैक्ट्री का। मेरा बात आप विश्वास मत कीजिए, आप खुद जाके देख लीजिए। इससे ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जरूर बन जाता है। आप कुछ कहना चाहेंगे ऑन दिस एंटायर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज? ये कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, थोड़ा अगर आप अपने एक्सपीरियंस। अनिल अंबानी साहब ने एक शिपिंग कंपनी भी ली थी जिसमें इनको कॉन्ट्रैक्ट ऑन पेपर मिला था। यूएस के जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये इंडियन ओशन एरिया में, ये डिगो गार्सिया में, और ये उसकी सर्विसिंग करने के लिए। मगर ये बात होगी मेरा ख्याल कोई 2016-17 की। मगर वो कंपनी भी जो थी, इन्होंने किसी वो गुजरात में ली थी और ईस्ट कोस्ट पे थी वो कंपनी, उसका नाम मुझे भूल गया है, मगर वो भी रिसीवरशिप में चली गई थी। तो उसमें उन्होंने ना किसी शिप को सर्विस किया और ना ही उन्होंने आगे कुछ, एक नेवी का कॉन्ट्रैक्ट भी उनको मिला और वो भी उस पे उन्होंने डैमेज देना पड़ा क्योंकि वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। सो अनिल अंबानी का जो डिफेंस में एक्सपीरियंस था, जैसे परंजॉय ने बोला, वाज फर्स्टली वेरी लिमिटेड एंड सेकेंडली उसका जो उसने ठेके लेने के बाद भी उसने कुछ डिलीवरी नहीं की। राहुल जी कह रहे हैं लिमिटेड, मैं कह रहा हूँ जीरो। ये ऑफसेट कैसे बन जाता है फिर? दिस इज द बिग क्वेश्चन। व्हाट इज एन ऑफसेट? हमारे दर्शकों को शायद नहीं पता है। व्हाट इज एन ऑफसेट डील? यू हैव इसको इंडिजनाइजेशन भी करते हैं, इसको मोदी जी कहेंगे आत्मनिर्भर भारत, कि आप विदेश से कुछ एक लड़ाकू विमान आप आयात कर रहे हैं, उसके बाद आप अगर भारतवर्ष में बनाएंगे अलग अलग कंपोनेंट, तो उसको बनाने के लिए जो ठेका मैं है, आपको बताता हूँ, ये ऑफसेट जो पॉलिसी थी अब ये थोड़ी डाइल्यूट हो गई है, मगर ये 2000 के आसपास ये ऑफसेट पॉलिसी हुई। इसका मतलब अगर आप फर्ज करो 100 रुपए का कुछ डिफेंस इक्विपमेंट लेते हैं तो उसकी एक परसेंटेज पहले 30% थी, फिर उन्होंने इंक्रीज करके 50% कर दी, जैसे रफेल के केस में। तो 50% ऑफ द वैल्यू, दैट इज 58,000 करोड़ जो था, उसका 29,000 करोड़ में आप वेरियस इक्विपमेंट बनाएंगे, डिफेंस रिलेटेड, सिविल एविएशन रिलेटेड, इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड। तो उसकी एक लिस्ट थी कि आप उसको इन्वेस्ट, जो पेरेंट कंपनी है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है जैसे दासो है, वो इन्वेस्ट करेगा और वो इक्विपमेंट जो इंडिया में फैक्ट्री है आत्मनिर्भर होके वो ये इक्विपमेंट और ये चीज़ें बनाएगी
लोकल मार्केट के लिए। जो हैल की मदद से या छोटी कंपनी जो भी है, तो इससे नुकसान हुआ हमारे भारत के छोटी कंपनीज के लिए। अनिल अंबानी की कंपनी को ये ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट मिला 50%। उन्होंने आगे डिफ्रे किया या नहीं किया ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। हमारे यहाँ इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी मैं चितरंजन गया था तो मैंने वहाँ पूरी फैक्ट्री देखी जहाँ पे हमारे लोकोमोटिव होते हैं। पहले स्टीम के थे, अब डीजल के आए, अब इलेक्ट्रिक के आ गए। तो लोकोमोटिव तो वहाँ तो तैयार होता है, कंप्लीट असेंबल होता है, टेस्टिंग भी होती है। लेकिन इंडिया के कई पार्ट से उसके कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे आपके पंजाब से आते हैं, चंडीगढ़ लुधियाने से, आप कई फैक्ट्रियाँ हैं, चेन्नई से आते हैं, केरला से आते हैं या महाराष्ट्र से आते हैं, असेंबल होते हैं, असेंबल वहाँ पे होते हैं। फाइनली माय फ्रेंड इज़ द चीफ देयर, मैकेनिकल चीफ। तो मैंने पूरा घूम के देखा, इसीलिए देखा। तो इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट रहा होगा उनके दिमाग में, प्राइम मिनिस्टर के, अगर हम जो हमारा गैप है एयरफोर्स के अंदर, हमारे गैप पड़ा, चूँकि बहुत से मिग आपको पता ही है, रिकॉर्ड में है कितने हमारे पायलट मारे गए, कितने हमारे गैप हो गया। उस गैप को अभी 36 से लेके पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे इसको मेकअप कर लेंगे। दिस वाज अ कंसेप्ट, आई थिंक सो। आप कह रहे हैं कि जांच प्रक्रियाएं हुई होंगी, जैसे कि कैग की या रूल है ये सीबीआई की या मैडम ये रूल है। तो फिर इतनी अनियमितताएं जो हैं वो सामने आई हैं, निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं हुई है। मैं गुहा साहब की बात को मैं मानता हूं कि इन्होंने पूरी स्टोरी की है, किताब ली, बना दी, लेकिन कहीं पे कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाया किसी एजेंसी का कि किसी जी परंजो प्लीज कैन यू evidentialize? There is. Yeah. I mean, you expect me to summarize what is written in 500 pages? No, Would just like what to- he say. We have given evidence. जी. Every single bit of information has been sourced. बिल्कुल। The Supreme Court, the CAG, we have quoted official documents. Apart from that, Chief Minister makes one very interesting statement that I have all the information of Rafael in my bedroom. What are you saying? I'm telling you, no? My God. Which you should actually make a story and put it, because you can cross check with somebody who you're close to from within the cabinet. Okay. Because this is how, you know, this is something which he said. That means he's holding them to ransom. Listen to it once again. What are you saying? Rafael in my bed. But he was fighting with him, and everybody was upset because no work is being done on the recruitment front. Okay. Babu Gankar was fighting with Sudhin Lavekar because his works are not being done. Apart from that, Chief Minister makes one very interesting statement that I have all the information of Rafael in my bedroom. What are you saying? I'm telling you, no? My God. Which you should actually make a story and put it, because you can cross check with somebody who you're close to from within the cabinet. Okay. Because this is how, you know, this is something which he said. That means he's holding them to ransom. I swear. He said it's in my bedroom here only, in the flat. Each and every document of Rafael is with me. Now, whether he wanted somebody to go and inform them in Delhi or what it is, I didn't know. I didn't understand. Friends, what is it that the minister is verifying from the cabinet meeting? And let me read the transcript again for you. He says, and I quote, apart from that, the chief minister makes one interesting statement, that I have all the information of Rafael in my bedroom. The other person is shocked. He says, what are you saying? The minister says, quote, I'm telling you. The other person says, my God. The minister says, because this is how you know, this is something which he said, that means he is holding them to ransom. The minister further says, I quote, he said it's in my bedroom, here only in the flat. The minister further says, I quote, each and every document of Rafael is with me, unquote. राफेल घोटाले में अब गोवा की भाजपा सरकार के मंत्री ने सनसनीखेज और चौंकाने वाला खुलासा किया है और भ्रष्टाचार की सारी परतें उजागर कर दी हैं। कुछ दिन पूर्व हुई
इस हंगामेदार बैठक में गहमा गहमी के बीच जिस प्रकार से गंभीर रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद गोवा के मुख्यमंत्री के पद पर पदेन रहे श्री मनोहर पारीकर ने कहा कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि राफेल की सारी फाइलें उनके पास हैं, उनके बेडरूम में, उनके फ्लैट के अंदर मौजूद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा व राफेल खरीद घोटाले से जुड़े इस पूरे मामले में भाजपा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पारीकर व पूर्व रक्षा मंत्री, उनका यह कहना राफेल के भ्रष्टाचार के सारे आरोपों की आज पुष्टि करता है कि राफेल में हर स्तर पर गड़बड़ झाला है, जिसके लिए चौकीदार ही जिम्मेवार है। और मैं ये भी याद दिलाऊंगा कि जब 10 अप्रैल 2015 को चौकीदार गए थे पेरिस, फ्रांस अकेले, तो उस समय भी रक्षा मंत्री मनोहर पारीकर गोवा में मछली खरीद रहे थे। सर, एक सवाल कि रक्षा मंत्रालय की भूमिका को एक तरीके से दरकिनार किया गया है यहाँ पर, तो किताब जब रक्षा मंत्री को खुद मालूम नहीं पड़ा पारीकर साहब जी, किताब में कहा गया है कि पारीकर बेबी होल्डिंग की स्थिति में थे, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? बेबी होल्डिंग, या इट्स बेसिकली ही हैड टू जस्टिफाई, सो उस बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? जिस दिन वो ये डील साइन होना था उसका एक दिन पहले पारीकर जी दिल्ली छोड़ के गोवा जा रहे थे। वहाँ एक मछली का बाजार उद्घाटन करने के लिए, उसको एयरपोर्ट से वापस बुलाया गया और अगला दिन मोदी जी फ्रांस में। ये सब क्या सब लिखा है, वही क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, मोहिनी जी सब बता सकते हैं क्रोनोलॉजी एक बार? बता दिया सीधा। To end the discussion for now. मोदी जी violated all procedures, norms, नियम, अधिनियम for this deal, which in my opinion was not good for the country, not good for national security. ये हमारे अत्यंत विनम्रता से बोल रहा हूँ, हमने राय लिया, हमने बहुत मेहनत किया। रवि नायर ने, ऐसा नहीं है हमको 5 साल लगा ये किताब को तैयार करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम अखबार में दैनिक अखबार में 1000 शब्द का लिखा। बिल्कुल, डेफिनेटली ये काफी संस्करण में भी पाया जाता है। इट्स अवेलेबल ऑनलाइन। इट इज अवेलेबल इन हिंदी जी and in Marathi, and this is the revised edition, the updated edition. Okay. इसमें हमने शुरू किया। So not in Bengali, not in Bangla? No, why don't you pay for the translation? I'll do it. I will try to. In 1963. Absorbing that. Sorry. Yes. 1963. जी. Nobel laureate Bob Dylan. His original name was Robert Zimmerman. तो मैं पढ़ के सुनाऊं? We start the book with that. Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind desks. I just want to know, I can see through your masks. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. Thank you for sharing this thought. And that's a wrap for now. ये तो हम रैप कर रहे हैं। आपके कुछ सवाल हैं, शंकाएं हैं, क्वेरीज है, आप हमें इस ईमेल आईडी पे जरूर भेज सकते हैं। हम जरूर एड्रेस करेंगे अपने अगले शो में। तब तक के लिए आप देखते रहे द RTI फाइल्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग हमारे लिए इतना वक्त निकाल के अपने बिजी स्केड्यूल से आए। थैंक यू। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये नया डेटा नियम आखिर सरकार क्यों लाना चाहती है? इन्हीं सब सवालों को समझते हुए नया शो लाए हैं द RTI फाइल्स।